नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हम कक्षा 8वीं की जो सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत, उसका जो पाठ 4 है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, उसके जो चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो औपनिवेशिक शासन था, आपको पता है कि ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए, व्यापार के रूप में भारत में आए, और वह बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो उससे आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, कक्षा 8 के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, रेगुलर इतिहास को हम जब पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। तो हम ज़्यादा टाइम को व्यर्थ नहीं करेंगे और हम लोग उसको शुरू करते हैं। मैं अतुल भारत आपके साथ हूँ और इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो पहले के जो खंड हैं वह ऑलरेडी ही चैनल पे अपलोडेड है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं उसको। और बाकी जो है वो आपको अभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए वीडियो है। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होगी और आप कुछ अपने अंदर बदलाव भी लेके आ पाएंगे। तो आपके सामने आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, ये हम बात करेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आदिवासियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, ये एक प्रश्न आ रहा है और ये उत्तर भी आपके सामने है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, मतलब आदिवासी नेताओं के पास में जो मुखिया होते थे, जो लीडर्स होते थे, उनके पास में अपनी पुलिस भी होती थी। जैसे आजकल आप लोग भी अपने पास रखते होंगे कुछ लोग अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे पुलिस होती थी। जो कि पुलिस का अर्थ सुरक्षा नहीं है, पुलिस का अर्थ न्याय दिलाना है। तो अगर कोई किसी को समस्या होती थी तो वो उस पुलिस के पास जाता था और वो मुखिया बाद में न्याय करते थे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वह जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। कौन? मुखिया लोग। और अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में, अभी जब 2000, आपको पता है कि 2020 में कितने ज़्यादा कोविड इतना फैल गया था, 2019 कोविड-19 के उसमें 2020 के अंदर सब कुछ फैल गया था। तो जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा भारत का, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ आदिवासी समुदायों में उन्होंने अपने ही जो उनके नियम थे उनको फॉलो किया, उनके लॉकडाउन का अपने पालन किया और वहाँ उन्होंने कोरोना को अपने एरिया में नहीं घुसने दिया। इसी प्रकार उस समय भी जो मुखिया लोग होते थे, उनके अपने नियम होते थे, वन प्रबंधन होता है, ज़मीन प्रबंधन होते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्होंने उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी, अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। वे परंपरागत कामों करने से लाचार हो गए, मतलब अब वे लाचार हो गए थे, अपने परंपरागत जो काम थे वह नहीं कर पा रहे थे। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? जो घूमने वाले काश्तकार थे, जो इधर से उधर मतलब भटकते थे, सामान लेते थे और जगह इकट्ठी करते थे, ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर, मतलब उनको नाप कर, नापना या मापना, इस प्रकार से ये वर्ड होता है, इसको मापना भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और
दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, आप लोगों ने उसमें जो है ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार से रूल चलाया, किस प्रकार से आपने देखा होगा रियायतवाड़ी बंदोबस्त जो किया उन्होंने, किस प्रकार से उन्होंने रैयतवाड़ी और किसानों को कैसे कैसे कर लगाए वो आपने देखे। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। अर्थात अंत में इस प्रकार से हुआ कि जो काश्तकार थे, जो किसान थे, उन जो काश्तकार थे जो इधर से उधर घूमते थे, जिनकी अपनी झूम खेती, आपको पता है कि कैसे परंपरागत रूप से वह खेती करते थे, किसी एक क्षेत्र को कुछ समय करते थे, उसके बाद में उसको छोड़ देते थे ताकि वहाँ पे जो उपजाऊ शक्ति है वह दोबारा बढ़ सके। इस प्रकार से उन लोगों का जीवन इसी प्रकार से था और वो बहुत मुश्किल हालातों में जीते थे, क्योंकि एक जगह पे अगर वो रहते हैं, वहाँ पानी की कमी हो जाए, वहाँ मिट्टी अगर सूख जाए, तो वहाँ पे हलों से खेती करना आसान नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया कि बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ था, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया और अंततः ब्रिटिश जो शासनकाल के जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने उनको ये छूट दी। वन कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वह कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। ठीक है, आप यहाँ पे पहले देखिए कि गुजरात के जंगल में खेती करती भील औरतें, भील अर्थात जो भील समुदाय है उसके बारे में बात है। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है, आज भी लोग उसको जारी किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई। देखिए, और ये समुदाय है, भील समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। यहाँ पे आपने देखा होगा पूर्वोत्तरों के निशी आदिवासियों में एक गांव में लट्ठों से बना घर। ठीक है, यहाँ पे लट्ठों से बना घर है पूर्वोत्तर के। जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। इस प्रकार के जो परंपरागत जो ये रिवाज थे, रीति रिवाज थे, इनका बहुत ज़्यादा हनन होने लग गया जब ब्रिटिश काल के लोग, जो ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटिशवासी थे, ब्रिटेन वासी थे, वो यहाँ पे आए। आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए जो समतल है, मैदान है, और जंगलों के अंदर जो धान की खेती है उसमें कितना परिवर्तन है। ये हम, आपको पता है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना का जो पार्ट है, इसको हम पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब वन कानून और उनके प्रभाव आदिवासियों के जीवन पर पड़ने लगे। जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? कुछ ऐसे वन क्षेत्र आरक्षित कर दिए जहाँ से अंग्रेज़ों को ज़्यादा फ़ायदा होना था, अच्छी लकड़ी मिलनी थी, और तो उसको ऐसा आरक्षित कर दिया कि वहाँ कोई आएगा ही नहीं। जैसे आज भी आप देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिज़र्व हो जाता है इंडिया के अंदर, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते। वहाँ पे कुछ समुदायों के लिए, वहाँ पे फल बटोरने के लिए, वहाँ पे अपने जीविका के लिए लकड़ी, छोटी मोटी लकड़ियाँ जो गिर जाती है पेड़ से, उन सबको इकट्ठा करने की इजाज़त है। लेकिन उस समय उन्होंने इस प्रकार से कर दिया कि सब कुछ बंद कर दिया, घुस नहीं सकते हैं, पशुओं का शिकार नहीं कर सकते। और इसी सूरत में ये प्रश्न भी पूछा गया, कैसे वह लोग जिंदा रह सकते हैं? वैसे कैसे काश्तकार इस प्रकार की परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं?
इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। वन के अंदर गांव ही बसा दिए उन लोगों ने कि भैया जो लकड़ी है वह लकड़ी उनको कैसे लकड़ी के लिए मजदूर तो करने पड़ेंगे, किसान अंग्रेज़ खुद तो नहीं उठाएंगे लकड़ियाँ, तो उन्होंने आदिवासियों को ही श्रमिक बना दिया, मजदूर बना दिया। यहाँ पे स्लीपर का अर्थ है कि लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं। मतलब आपने पता है कि रेल की जो पटरी है, अब तो आपने कंक्रीट के देखी, लेकिन रेल की पटरी के बीच में जो ऐसे ऐसे फट्टे होते हैं, ये उस समय लकड़ी के होते थे और ये बिछाने के लिए लकड़ी तो आपको पेड़ से काटनी पड़ेगी। कहीं कहीं पुरानी जगहों पे आज भी अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो वहाँ पे आपको लकड़ी के फट्टे देखने को मिलेंगे जिस पे पटरियाँ बिछी हुई हैं। ठीक है, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, ये आप देखिए कविता है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन के मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। 1930 में वेरियर एल्विन ने, एक लेखक हैं जो जिनसे भी हम देखेंगे कि मध्य भारत में क्या किया था, एक बेगा आदिवासियों के इलाके का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं को बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, उनके बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गायें, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेच कर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। तो वेरियर एल्विन एवं शामराव हिवाले, सॉन्ग्स ऑफ द मैकल, ये पृष्ठ 316 से उद्धृत है। इनकी जो ये बुक है सॉन्ग्स ऑफ द माइकल। तो ये आपने देखा कि इन्होंने कैसे उस समय की जो पीड़ा है किसानों की, काश्तकारों की, वो बताई। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार भी कर दिया और उन्हें उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। ठीक है, गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, गोदारा औरतें मतलब गोदारा समुदाय की औरतें। व्यापार देखो, बैगा समुदाय, गोदारा समुदाय, भील समुदाय, ये सब आपको पढ़ने को मिल रहा है और आपको ये नोट डाउन करते रहना है, अपनी कॉपी पे लिखते रहना है। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वह वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों में क्या असर पड़ने वाले हैं, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए
रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल भी एक आदिवासी समुदाय है, आपको याद रखना है। रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। कृमि कोशों मतलब जो ये कोकून होते थे उसको। 1,000 कृमि कोशों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था। गया और बर्दवान, अभी आज के समय में जो बर्दवान है वह पश्चिम बंगाल में है और गया आपको पता है कि आपको गया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, झारखंड के अंदर, बिहार और झारखंड के अंदर, है ना। तो गया, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, एक सेकेंड मैं आपको उसका बारे में बताता हूँ। तो जी हाँ, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गया जो है वो बिहार के अंदर है। पहले झारखंड और बिहार एक हुआ करते थे। आपको पता है कि अभी बाद में ही जो झारखंड है के अंदर बिहार के 2 भाग हुए, जिसमें से झारखंड निकला। तो पहले तो ये सब क्षेत्र एक ही हुआ करते थे और आपने देखा कि वर्तमान, जैसे मैंने कहा था, पश्चिम बंगाल वर्तमान समय में भेजा दिया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमतों पर बेचा जाता था। जो संथाल जो ये कीड़े जो थे रेशम के, उनको पालते थे, जो कृमि कोश होते थे, उनको 5 गुना ज़्यादा चीज़ों में महंगी बेची जाती थी चीज़ें। निर्यातकों रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादों को बहुत मामूली, जो रेशम उत्पादक थे, जो उनको पैदा करते थे, मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। देखिए यहाँ पे देखिए, चटाई बुनती एक हजाम औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वह खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। देखिए किस प्रकार से एक औरत अपने क्या कहते हैं आप, पीठ पे देखिए किस प्रकार से बच्चे को रखा है और ये वो करते हैं। आप देखिए खजूर के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उनके पत्तों से ये चटाई वगैरह भी बुनती थी उस समय पे। यहाँ पे कुछ बिहार के कोयला खनिक हैं। 1948 की एक चित्र है ये। 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। ये सब आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जिनको आता भी नहीं था, पता भी नहीं था ये सब काम, लेकिन उनको मजबूरी में करना पड़ा। अंधेरी और दम घुटने वाली खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2,000 से ज़्यादा मजदूर मर जाते थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। 19वीं सदी, आपको पता है 19वीं सदी जो है वो 1801 से 1900 तक है, ठीक है। तो 19वीं सदी के आखिर से ये जो चाय के बागान थे ये फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। जो ठेकेदार होते थे, नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों पर महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथाल आदिवासियों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इस तरह का विद्रोह था। तो बिरसा मुंडा की कहानी भी हम पढ़ेंगे। पता लगाएं कि कोयला खदानों में काम के हालात बदल गए या नहीं पता
या नहीं, पता लगाएंगे खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत के कारण क्या होते हैं। तो बिरसा मुंडा के बारे में कहानी है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। इसको तो हम स्पेशल ही पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में जो मैं आपको बताने वाला था, ये इम्पोर्टेंट ये है कि मेडिटेशन के थ्रू आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। आप रेगुलर मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी पढ़ाई में स्थिरता, एकाग्रचित होना, मेमोरी पावर बढ़ना, ये सब आपको मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सी मेडिटेशन करनी है। तो सहज योगा मेडिटेशन, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख भी रही होगी, आपको इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट, या यूट्यूब पे सहज योग आत्म साक्षात्कार के बारे में लिखेंगे आप हिंदी में तो भी आपको मिलेगा। आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियोस के देख सकते हैं, आपको सहयोग के बारे में पता लगेगा। आप ज़रूर सहयोग मेडिटेशन कीजिए। जो बच्चे कर रहे हैं उनको बहुत लाभ हो रहा है, और आप आगे बढ़ेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे। अपने स्ट्रेसफुल जीवन को रिलीफ करने के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, और कभी कभी हमें एकाग्रचित होना, शांति, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप सहयोग मेडिटेशन करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो ये आपके लिए एक संदेश के साथ साथ ये एक एडवाइस भी है, और आपको ज़रूर ये करना चाहिए। इससे आपकी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी, और आप अच्छे से डेवलप हो पाएंगे, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। हम सब लोग सहयोग मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इससे हमारा जीवन बहुत अच्छा हुआ है। इसमें कोई भी आपको बहुत कोई हार्ड वर्क नहीं करना। ये एक सहज और सरल प्रक्रिया है, जो कि आपको डिफरेंट वीडियोस के थ्रू पता लगेगी। तो आप ज़रूर सहयोग मेडिटेशन ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिरसा मुंडा की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और अपना प्यार दिखाइए वीडियो पे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और विज़िट कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।